मैं नासिर हुसैन आप सबका NH एकेडमी में वेलकम करता हूं। आज हम लोग मिडावल हिस्ट्री के क्रम में ये हमारा अगला वीडियो है। इससे पहले मैंने राजपूत डायनेस्टी के ओरिजिन के बारे में मैंने बता दिया था कि राजपूत डायनेस्टी का जो उत्पत्ति है, ओरिजिन कैसे हुआ था, मैंने उसके बारे में मैंने बता दिया था। और मैंने अग्निकुंड के जो सिद्धांत था, चंद्र बरदाई के द्वारा लिखी गई जो किताब थी उसमें से जो हमें मिला था, तो मैंने उसमें से भी मैंने बता दिया था। जो मेन हमारे राजपूत डायनेस्टी के जितने भी डायनेस्टी थे, राजपूत डायनेस्टी के जितने भी बड़े बड़े शासक रहे, आज हम लोग उन्हीं सारे डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे सबसे पहले हमारे मेन राजपूत डायनेस्टीज के बारे में जो बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रतिहार, या फिर इन्हीं को गुज्जर प्रतिहार कहा जाता है। इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम अपनी नजर इधर दौड़ा लेते हैं। क्या होता है, जैसे ही एंशिएंट हिस्ट्री में, प्राचीन इतिहास में अगर आप जाएंगे, प्राचीन भारतीय इतिहास में, तो आपका जो 647 AD में हर्षवर्धन की मौत हो जाती है, तो पूरे इंडिया में कोई राजा नहीं रहता है जिनका पूरा कंट्रोल ऑल ओवर इंडिया हो सके। तो उसमें छोटे और बड़े दोनों किस्म के जब राजा उत्तर भारत में गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के इन सारे इलाकों में जब छोटे और बड़े राजा उभर कर आते हैं, जिसे हम लोग राजपूत कहते हैं, तो उन्हीं के क्रम में जो हमारा है सबसे पहले प्रतिहार, उसी से रिलेटेड पढ़ेंगे। क्योंकि प्रतिहार का जो फाउंडर थे वो थे नागभट्ट फर्स्ट। सो प्रतिहार कह ले या फिर उसको गुज्जर प्रतिहार कह ले, उनका जो फाउंडर थे वो कौन थे? नागभट्ट फर्स्ट। नागभट्ट फर्स्ट से रिलेटेड जरा इधर देखिए क्या हुआ। यह रहा हमारा गुजरात का क्षेत्र। अगर आप देखें, ये गुजरात है। गुजरात से अगर पश्चिम और उत्तर अगर हम देखें तो एक इलाका है इधर मुल्तान के बाद है सिंध क्षेत्र, पाकिस्तान के सब सारा इलाका है प्रेजेंट डेट में। उस वक्त सारे हिंदुस्तान का ही बॉर्डर क्षेत्र हुआ करता था। तो ये गुजरात के क्षेत्र में और राजस्थान के साउथ राजस्थान में कौन था, किसका डायनेस्टी था? वहां पे था नागभट्ट फर्स्ट का। ये मैंने कहा नागभट्ट फर्स्ट। जब क्या किया, सिंध क्षेत्र में उस वक्त अरबों का आक्रमण था, और जो अरब के जितने भी आक्रमणकारी थे, उसने क्या किया था, मुल्तान पे अपना पूरा सत्ता उसका स्थापित था। और वो चाहते थे कि मुल्क हिंदुस्तान के इंटरनल पार्ट पे आकर कुछ अटैक करें। हालांकि उससे पहले आप देखेंगे मोहम्मद बिन कासिम फर्स्ट मुस्लिम आक्रमण रहा, जो कि भारतीय सीमा क्षेत्र पे अटैक किया। फिर हमने उसके बाद देखा मोहम्मद गजनवी को। हमने मोहम्मद गजनवी के इसमें हमने देख लिया कि हिंदुस्तान के कौन अलग अलग पार्ट्स में आकर उसने अटैक किया। 17 टाइम्स उसने इंडिया पर आक्रमण किया, जीत भी हासिल करा, वापस चला गया। उसके बाद फिर आता है मोहम्मद गौरी के भी बारे में मैंने बता दिया। अब देखते हैं, जैसे ही सिंध क्षेत्र में मोहम्मद गौरी का पूरा कंट्रोल रहता है, तो सिंध क्षेत्र का एक नाम था जुनैद जो रहता है वो गवर्नर रहता है सिंध क्षेत्र का, जो कि अरब आक्रमणकारी के गवर्नर थे सिंध क्षेत्र का। वो क्या करता है, सिंध से डायरेक्ट उसका नजर कहां? उज्जैन में रहता है। उज्जैन, मालवा, अवंती मध्य प्रदेश में। वो चाहता है कि डायरेक्ट हम कहां पे कब्जा कर ले? उज्जैन में कर ले। अगर वो सिंध से अगर वो मध्य प्रदेश आए, सबसे पहले उसे गुजरात और राजस्थान होके आना पड़ता उसको। तो इस बात का पता चल गया नागभट्ट को। नागभट्ट ने क्या किया, इसको सिंध से आने से, उज्जैन आने से पहले ही नागभट्ट ने क्या किया, इस पे अटैक कर देता है। और यहां से सिंध पर जो अरब आक्रमणकारी थे वो उल्टा पैर वापिस भाग जाता है। तो ये क्या करता है, नागभट्ट अब रुकता उतना भी नहीं होता है, वो सिर्फ अरबों को आक्रमणकारी करके रोकता नहीं, बल्कि वो नागभट्ट आगे बढ़ता है और फिर वो उज्जैन, मालवा और अवंती पर आकर के अपना कब्जा कर लेता है। उसी वक्त नागभट्ट फर्स्ट ने अपनी कैपिटल, अपनी राजधानी कहां बनाते हैं? वो बनाते हैं उज्जैन को। सो नागभट्ट फर्स्ट उनकी राजधानी कहां थी? उज्जैन। फिर बाद में कन्नौज रही। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उसके क्रम में क्या हुआ, जैसे ही इनका पीरियड खत्म होता है नागभट्ट फर्स्ट का, तो आगे क्या होता है, उसी वक्त हमें जिसे बोलते हैं त्रिपक्ष संघर्ष या फिर ट्रिपार्टी स्ट्रगल, जिसे हम
त्रिकोणीय संघर्ष कहते हैं। उस वक्त क्या हुआ, जैसे ही इन सब का पीरियड चल रहा था तो नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा 3 पावरफुल उस वक्त राजा हुआ करते थे नॉर्थ इंडिया में। तो उनका क्या था, उन तीनों जो पावरफुल, सबसे ज्यादा ग्रेट पावरफुल जो साम्राज्य था, उनकी नजर कहां पे थी, कन्नौज पे। वो चाहते थे कि जिसका कन्नौज पे हक हुआ वही सबसे ज्यादा उस वक्त सबसे ज्यादा शक्तिशाली साम्राज्य माना जाता था। उनका यह था कि हम लोग कहां, कन्नौज पे जाकर के हुकूमत करें। 3 पावरफुल रूलर्स थे उस वक्त का। इनका जो त्रिकोणीय संघर्ष का जो शुरुआत होता है, एट द एंड ऑफ 3 ग्रेट पावर्स इन इंडिया, द मेन कॉजेस ऑफ दिस स्ट्रगल वाज द डिजायर टू पोसेस द सिटी कन्नौज। इनका यही रहा था कि जो त्रिपक्षीय संघर्ष का जो मेन कारण था वो था कन्नौज, क्योंकि वो तीनों चाहते थे, वो तीनों कौन से थे मैं नाम बताऊंगा अभी। वो तीनों चाहते थे कि कहां, कन्नौज पे जाके हुकूमत करें। देखिए यूं समझ लीजिए, ये है आपका कन्नौज। कन्नौज कहां है, उत्तर प्रदेश का। प्रेजेंट में कन्नौज एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में। तो ईस्ट से, पूर्व से कौन, पाल अंपायर, पाल साम्राज्य पूर्व से चाहता था कि हम इसमें हुकूमत करें, लेकिन प्रतिहार कहां थे, नॉर्थ वेस्ट में, गुजरात और राजस्थान के एरिया में, वो चाहते थे कि हम उस पर हुकूमत करें। और दक्षिण से डेक्कन से कौन था, राष्ट्रकूट, कौन था, राष्ट्रकूट एम्पायर, वो लोग भी चाहते थे कि हम भी कहां, कन्नौज पर हुकूमत करें। प्रतिहार की तरफ से वत्सराज थे, पाल एम्पायर से कौन से थे, धर्मपाल, और साथ में साउथ से कौन से थे, राष्ट्रकूट से एक था दंती दुर्ग। दंती दुर्ग नामक एक राष्ट्रकूट का एक राजा था। उस क्या हुआ, इन तीनों के बीच में हो गई लड़ाई, एक घमासान लड़ाई। उस लड़ाई में कौन, वत्सराज जीत जाता है। जैसे ही वत्सराज कन्नौज पे उसकी हुकूमत होती है, उसी वक्त इनका वत्सराज है और प्रतिहार साम्राज्य पूरे भारत में लगभग एक नाम उनका हो जाता है कि कोई भी प्रतिहार डायनेस्टी है। जैसे ही इसमें कर लेता है तो यही वत्सराज क्या करता है, अपना राजधानी कहां, बाद में फिर कहां बना लेता है, कन्नौज। उसी के क्रम में क्या होता है, आगे देख लेते हैं। जैसे यहां से बात हो गई, कन्नौज पर हुकूमत आ गई प्रतिहार डायनेस्टी का। अब नेक्स्ट क्या होता, उसी वक्त जैसे, अब देखिए, अब हमें ये देखने को मिलता है कि जितने भी राजपूत डायनेस्टी थे, इनके आपस में संबंध अच्छे नहीं थे। जितने भी राजपूत थे उनके बीच में कई सारे संघर्ष हमें देखने को मिलता है। अभी तो एक शुरुआत है, अभी एक शुरुआत है, जैसे हम लोग फिर आगे आगे पढ़ेंगे फिर हमें फिर देखने को मिलेगा। हुकूमत आ गई, अब क्या होगा, दुश्मनी किनकी रहेगी। अब सबसे पहले इस कन्नौज पर एक वक्त आता है 786 में एक ऐसा वक्त आता है जब राष्ट्रकूट, यह राष्ट्र कुत्ता मत पढ़ लेना आप, यह राष्ट्रकूट है जो कि दक्षिण साइड में एक एम्पायर था। यह भी उस वक्त का, जैसे प्रतिहार नॉर्थ इंडिया में फेमस था, जैसे पूर्व में पाल एम्पायर फेमस था, उसी तरीके से दक्षिण में, उसी तरह से दक्षिण में राष्ट्रकूट एम्पायर फेमस था। ओके, 786 में एक तरफ था राष्ट्रकूट एम्पायर, दूसरा तरफ था प्रतिहार डायनेस्टी। प्रतिहार डायनेस्टी की तरफ से कौन था, वत्सराज, और उसके तरफ से था राष्ट्रकूट की एम्पायर की तरफ से था राजा था वो ध्रुव धारवर्ष, जो कि क्या करता है 786 में ये ध्रुव धारवर्ष मालवा के क्षेत्र में एंट्री कर लेता है। और ये क्या करता है, ध्रुव धारवर्ष इनको डराने लगता है और ये कहता है कि अब अटैक कर देंगे। लेकिन एक वक्त ऐसा रहता है, ये क्या हो जाता है, उतना ज्यादा उस वक्त शक्तिशाली नहीं रह पाता है। एक वक्त ऐसा रहता है कि वो पूरी तरीका से जो वत्सराज है वो पूरी तरीका से मालवा को अपने कन्नौज में अपना राजधानी बना तो लेता है, लेकिन उस पर अच्छे से हुकूमत नहीं कर पाता है। उसी वक्त के क्रम में क्या होता है, मालवा में आ जाता है। तो अब मालवा में जैसे आता, अभी कहां आया वो, अगर आप देखें तो हिंदुस्तान के इसमें ये रहा आपका मध्य प्रदेश, ये रहा आपका यूपी। तो जैसे ये साउथ से
ये साउथ इंडिया से जैसे ये मालवा मध्य प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश से कहा यूपी कन्नौज आना चाहता है, तो ये नर्मदा नदी को क्रॉस करके मालवा आ तो जाता है, लेकिन वो कन्नौज नहीं पहुंच पाता है। तो 800 एडी 800 का एक ऐसा युद्ध हुआ, 800 एडी में एक ऐसा युद्ध हुआ जो कि राष्ट्रकूट का जो था ध्रुव धारवर्ष उसको किसको वत्सराज को हरा देता है, और 800 एडी में कौन राष्ट्रकूट एम्पायर कन्नौज को अपना राजधानी तो नहीं बनाता बल्कि एक रूलिंग एरिया बना लेता है। कन्नौज किसके हाथ में चला गया, राष्ट्रकूट के हाथ में चला गया। कब, जब हमारा 800 एडी में किसके बीच में ध्रुव धारवर्ष और वत्सराज के बीच में क्या लड़ाई होती है, चला जाता है। अब क्या होता है उसी के क्रम में, अब तो कौन चुप नहीं रहेगा, वत्सराज और धंती दुर्ग, ये तो क्या डेक्कन का रहा, ये साउथ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में लड़ाई हुई। अब कन्नौज चला जाता है आपका ध्रुव मतलब इसके पास राष्ट्रकूटों के पास। अब क्या होता है, धर्मपाल जो था पूर्व में वो भी चुप नहीं रहता, वो क्या करता है, धर्मपाल भी किसको कन्नौज को छीन लेता है, किनसे, राष्ट्रकूटों से। राष्ट्रकूटों के अंपायर से पाल डायनेस्टी जो कि कहां पूर्व में थे, तो उन्हें इनसे छीन लेता है। छीनने के बाद आपको एक अपना ही लोगों को वहां का राजा बना देता है, कहां, कन्नौज का राजा। तो फिर बाद में क्या होता है, एक वक्त ऐसा आता है, फिर नागभट्ट सेकंड किसका बेटा रहता है, नागभट्ट सेकंड वत्सराज का बेटा रहता है। फिर उसने क्या करता है, ये नागभट्ट सेकंड राष्ट्रकूटों से भी लड़ता है, और साथ में ये कहां से, पाल डायनेस्टी से भी अपना कन्नौज को फिर से जीत लेता है। फिर कन्नौज किसकी राजधानी फिर से बन जाती है, नागभट्ट सेकंड की। ये कहां, प्रतिहार के थे। अब आ जाते हैं, हमें कुल मिलाकर देखने को मिला कि ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर आपको देखने को मिलेगा बाकी का जो राजपूत डायनेस्टी है वो यहीं से, क्योंकि अगर डायनेस्टी की अगर हम बात करें राजपूत का, सबसे ज्यादा फर्स्ट टाइम यही क्या रहते हैं, पूरा छाया हुआ रहता है। इन्हीं के जो सक्सेसर्स हैं, उत्तराधिकारी हैं, इन्हीं में जब आपस में जब रंजिशें होने लगती हैं, तो आपस के फूट की वजह से ही कई सारे राजपूत डायनेस्टी क्या होता है, आजाद होने लगता है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आ जाते हैं अपने पॉइंट पे। फाउंडर नागभट्ट फर्स्ट, कैपिटल उज्जैन, कैसे बनाया मैंने बता दिया। फिर बाद में कन्नौज किसने बनाया, वत्सराज ने बनाया। वत्सराज से फिर किसने छीना, डेक्कन के लोगों ने साउथ वाला छीन लिया। फिर साउथ से किसने, पूर्व में पाल एम्पायर उसने छीन लिया। फिर पाल एम्पायर से किसने, नागभट्ट सेकंड ने कन्नौज को छीन लेता है। रही ये बात। ओके, एम्पायर ये जो मेन जो रहता है इनका, शुरुआती में ये गुजरात और साउथ राजस्थान के बीच में ही इनका क्षेत्रफल रहता है, क्षेत्र रहता है। किनका, प्रतिहार का। किसके टाइम में, नागभट्ट के टाइम में। ओके, कॉमन लैंग्वेज उनकी जो भाषाएं थी संस्कृत और साथ में प्राकृत। इस्टेब्लिश्ड माना जाता है कि 730 एडी में, 730 एडी में लगभग इनका इस्टेब्लिश्ड होता है। 1036 11वीं शताब्दी में इनका क्या हो जाता है, पतन हो जाता है, पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। सो इनका जो पीरियड रहता है 8वीं शताब्दी से लेकर के 11वीं शताब्दी तक का पूरे प्रतिहार का उसका पीरियड रहता है। अब आ जाता है नागभट्ट फर्स्ट से रिलेटेड कुछ है। क्या होता, हमने देख लिया, यहाँ पे हमने यहीं पे देख लिया था कि नागभट्ट फर्स्ट ने कैसे यहाँ पे सिंध से जैसे उन लोग उज्जैन आ रहे थे, अरब आक्रमणकारियों को कैसे उसने रोका। सो डिफीटेड द अरब आर्मीज अंडर द जुनैद। जुनैद कौन था, गवर्नर था, कहां का, सिंध का। सिंध में किसकी हुकूमत थी, अरबों की। ड्यूरिंग द कैलिफेट कैंपेन्स इन इंडिया, कैलिफेट यही था, कैलिफेट कैंपेन्स के लिए तो आए थे लोग, और फिर धन लूटने के लिए आए थे। उन्हीं के कंपेयर में नागभट्ट उसे हरा देते हैं और ये चले भी जाते हैं, रोके रखते हैं पश्चिम तरफ। अब उसके बाद आ जाती है नागभट्ट सेकंड की बारी। वत्सराज था, वत्सराज का बेटा कौन था, नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट सेकंड क्या करता है, द प्रतिहार डायनेस्टी बिकम द मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी इन नॉर्थ इंडिया। नागभट्ट को कुछ परेशानी झेलने को मिलता है। परेशानी कौन था, इनको दो राजाओं से लड़ना पड़ता। एक
साउथ से कितना राष्ट्रकूटों से और साथ में पाल डायनेस्टी से इनको क्या संघर्ष करना पड़ता है। उस संघर्ष में पहले तो हार जाते हैं, फिर बाद में जीत लेते हैं। इन्हीं के इसमें जो साम्राज्य रहता है प्रतिहार का एक अच्छा विस्तार कर पाता है इनके भी नागभट्ट सेकंड के दौरान। इनका कैपिटल है पहले उज्जैन। ये क्या करते हैं, उज्जैन से अपनी राजधानी कहां, कन्नौज बना लेते हैं। और साथ में 833 एडी में 833 एडी में क्या होता है, वाटर बुरियल का मतलब होता है जल समाधि ले लेते हैं। ये 833 में जल समाधि ले लेते हैं। साथ में रिपेयरिंग सोमनाथ टेम्पल, जो कि कौन सा शिव टेम्पल था। आपको पता होगा कि सोमनाथ टेम्पल पर जब मोहम्मद गजनवी अटैक करते हैं तो उनको पूरी तरीके से क्या नष्ट कर देता है। तो उन्हीं को फिर से रिपेयरिंग का काम कौन करता है, नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट सेकंड का बेटा था रामभद्र। उनसे उतने क्वेश्चंस पूछे भी नहीं जाते हैं। अब जो सवाल जो मेरा पूछा जाता है इनसे, कैसे जो सवाल पूछे जाते हैं वो आ जाता है मिहिर भोज से। मिहिर भोज किनका बेटा था, रामभद्र का बेटा था। और मिहिर भोज किनका पोता था, नागभट्ट सेकंड का। 85 देखिए इसका मतलब ये रहा, इसका डेट को लेकर कहीं 85 है कहीं 82 है। इसका बुक्स में अलग अलग है। लुसेंट्स में देखेंगे 82 है, कहीं और सर्च करेंगे तो आपको 85 मिलेगा। खैर डेट्स को लेकर के हमेशा ऐसे मतभेद रहा है, डेट्स को उतना सीरियसली नहीं लेना है, लेकिन एक हिसाब से लेना है कि आपको ताकि याद रहे कि कौन से पहले राजा आया था, डेट को वाइज आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, मिहिर भोज का जो है वो कैपिटल कहां, उज्जैन। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कहां बनाई, उज्जैन। ही वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। प्रतिहार डायनेस्टी के सबसे पावरफुल और महान शासक और सबसे फेमस जो रहा वो कौन रहा, मिहिर भोज रहा। He was devotee of Vishnu and adopted the title of आदिवरा। क्या करता है ये जो है विष्णु भगवान का बहुत बड़े भक्त रहते हैं। उसने अपना एक टाइटल लिया था जिसका नाम क्या होगा, आदिवरा। अब इसकी जब हमने बात कही कि भाई ये हिंदुस्तान के अलग अलग एक फेमस राजाओं में से मतलब प्रतिहार डायनेस्टी एक फेमस रूलर में से एक रहा, तो इससे क्या अंपायर, इसने अपना साम्राज्य कैसे कहां से कहां तक विस्तार किया। अगर हम देखें नॉर्थ वेस्ट में, जाहिर सी बात है तो प्रतिहार का जो ओरिजिन हुआ था, तो इसका जो गुज्जर प्रतिहार जो है, जो नाम पर है गुज्जर, ये गुजरात क्षेत्र में और कुछ साउथ राजस्थान के पार्ट में ही गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी का क्या हुआ था, उदय हुआ था, ओरिजिन हुआ था। तो गुजरात से ही नाम क्या पड़ गया इसमें, गुज्जर। ओके, इसका एम्पायर एक्सटेंशन नॉर्थ वेस्ट में कहा, सतलुज। नॉर्थ में हिमालय, पूरब में पाल एम्पायर तक इनका क्या था, साम्राज्य फैला हुआ था। यही वजह से के पाल एम्पायर क्या होते थे, प्रतिहार राजाओं से उनका संघर्ष होते रहता था। ओके, साउथ ईस्ट में बुंदेलखंड जिसे हम चंदेल कहते हैं, वहां तक इसने अपना जो राज्य या साम्राज्य विस्तार कर लिया था। पश्चिम में मैक्सिमम पार्ट ऑफ राजस्थान, पश्चिम में जो पार्ट था उसका अधिकांश पार्ट जो था राजस्थान का, उसमें किसने कब्जा कर लिया था, जीत लिया था कौन, मिहिर भोज ने। आगे बात समझ में। अब आ जाते हैं, अब आगे आज मिहिर भोज के बाद आ जाते हैं महेंद्र पाल फर्स्ट। महेंद्र पाल क्या था, सन ऑफ मिहिर भोज। किसका, मिहिर भोज का बेटा था महेंद्र पाल फर्स्ट। अब आ जाते हैं, क्या होता है महेंद्र पाल को वक्त में ये अपना साम्राज्य आगे नहीं बढ़ा पाता है, लेकिन अपना साम्राज्य को दुश्मनों से बचा कर रख लेता है। यहां पे अपना राज्य को विस्तार नहीं कर पाता, आगे नहीं बढ़ा पाता है, लेकिन वो बचा के रखता है। और साथ में एक वक्त ऐसा आता है पूरे प्रतिहार डायनेस्टी में जहां पे आर्ट और लिटरेचर का बहुत अच्छे से और तेजी से क्या होता है, विस्तार होता है। मैं जब नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगा तो फिर हम लोग फिर इसके आर्ट, लिटरेचर और आर्किटेक्चर में हम लोग बात करेंगे। सो आर्ट और लिटरेचर का जो विस्तार था किसका वक्त था, महेंद्र पाल फर्स्ट के पीरियड में था। कोर्ट पोएट जो था राजशेखर, राजशेखर जो था इनका कोर्ट पोएट था, दरबारी कवि था। और ये राजशेखर इनके टीचर भी थे, गुरु भी जी थे, किसके, महेंद्र पाल फर्स्ट के ये।
और इन्हीं में क्या होता है, लिटरेचर में अगर हम देखें, कर्पूर मंजरी नामक एक पुस्तक है, उनकी रचना साथ में बाल रामायण की जो रचना हुई थी इन्हीं के ही पीरियड में हुआ था। नेक्स्ट, अब बात आ जाते हैं इसकी पतन के बारे में। यशपाल जो था इस डायनेस्टी के सबसे आखिर के राजा रहे, लेकिन अब आ जाते बात डिसएस्टैब्लिश्ड, इसका पतन का और कब बढ़ता है। पतन का वो दौर उस वक्त बढ़ता है, देखिए जब भी कोई भी राजा रहा है, आप किसी की भी कोई भी हिंदुस्तान में राजा ले लें, कोई ने जब उनके शुरुआती तौर पे उसका स्पीड पिकअप बहुत ज्यादा रहता है, वो ज्यादा से ज्यादा अधिकांश पार्ट को जीत भी लेता है, लेकिन कुछ वक्त ऐसा आता है उनके पूरे कार्यकाल में, पूरे पीरियड में कि उसके कहीं न कहीं वंशज जो रहते हैं कमजोर पड़ जाते हैं, जिसके वजह से वो जो एम्पायर रहता है, डायनेस्टी या एम्पायर, पूरी तरीका से उसी तरीका से जैसे पहले था, फिर बाद में एक जैसा नहीं रहता, फिर कमजोर होने लगता है। सेम कहानी यहां पे होता है। डिसएस्टैब्लिश, जैसे ही महेंद्रपाल डेथ कर जाता है, महेंद्रपाल की दो शादियां होती हैं, तो उनकी शादी में उसको दो बेटे थे। क्या होता है, महेंद्रपाल के जैसे डेथ होता है तो वहीं पर सक्सेसर बैटल का मतलब क्या होता है, उत्तराधिकारी युद्ध, आपस में भाई भाई लड़ने लग जाते हैं। क्या हुआ, महेंद्रपाल का एक बेटा था महिपाल, दूसरा बेटा कौन था, मिहिर भोज सेकेंड, मिहिर भोज फर्स्ट का पोता था ये। सो महेंद्रपाल और मिहिर भोज दोनों आपस में क्या सौतेले भाई थे। अब सौतेले भाई ने क्या किया, इसने कहा कि भाई अब हमें क्या चाहिए, हिस्सा चाहिए, और साथ में हमें कहा कन्नौज पर हुकूमत चाहिए। तो उनको मैं थोड़ा सा इसको मैं रफ कर लेता हूं, उसके बाद फिर मैं देखता हूं। महेंद्रपाल की डेथ होती है, उनके बेटे महिपाल और एक था मिहिर भोज। महिपाल और मिहिर भोज दोनों क्या थे, सौतेले भाई थे, स्टेप ब्रदर्स थे। तो लगभग 910 से 912 ईस्वी के करीब, लगभग 910 से लेकर के 912 के करीब में ये क्या करता है, मिहिर भोज अब क्या करता है ना, जब भी किसी के अगर वंशज, अगर उसके पूर्वज अगर बहुत महान शक्तिशाली रहे होंगे, जैसे ही उनके बच्चे आते रहेंगे तो उनको बच्चों को लड़ाने में जो काम जो आएगा ना, वही आएगा जो उनके पूर्वज जिनके साथ दुश्मनी ली होगी, जिनके साथ लड़ाई लड़ी होगी। तो ये हर अंपायर में होता हुआ आ रहा है, इसमें भी वही देखने को मिलता है। वही राष्ट्रकूट अंपायर जिसे वत्सराज ने हराया, नागभट्ट ने कई बार उसे हराया, तो उन्हीं में क्या हो गया, मिहिर भोज को सपोर्ट कौन करता है, राष्ट्रकूट का अंपायर क्या करता है, मिहिर भोज को साथ देता है, ताकि किस पे, कन्नौज क्षेत्र पे कब्जा करने के लिए। 1910 में 1912 के करीब ये लड़ाई होती है। मिहिर भोज का सपोर्ट कौन करता है, राष्ट्रकूट करता है, और मिहिर भोज जिसे हरा देता है, महिपाल को। फिर बाद में क्या होता है, एक समय आता है ये जो कन्नौज है मिहिर भोज सेकंड के पास चला जाता है। कुछ दिन के बाद जैसे ही ये राष्ट्रकूट क्या होता है, वापस साउथ इंडिया में दक्षिण भारत की तरफ रवाना होता है। कुछ दिन के बाद फिर क्या करता है, महिपाल तो छोड़ेगा नहीं अपने भाई को, फिर वो अपने भाई से क्या करता है, वो मिहिर भोज से फिर वो युद्ध करता है। उस युद्ध में वो फिर किसको, कन्नौज को जीत लेता है। जीत तो लेता है, लेकिन यहाँ पे एक कमजोरी पैदा हो जाता है। आपस में रंजिश के कारण उसके जो सामंत थे, प्रतिहा डायनेस्टी के जितने भी बड़े बड़े उसके अंडर में जो छोटे छोटे जो राजा थे, तो वो क्या होता है, उनसे डरते नहीं है, वो अपने आप को क्या स्वतंत्र घोषित करने लगते हैं। जैसे कि ये तो हो गया। अब जैसे फ्रीडम ऑफ अदर राजपूत डायनेस्टी इन्हीं के ही जो अधीन में थे, इन्हीं के सामंत थे, जैसे ही ये कमजोर पड़ने लगता है, उसमें से कौन कौन आजाद हो जाता है, परमार ऑफ मालवा, मालवा का क्षेत्र में वही जहां पे कन्नौज का इलाका, वहां से परमार वंश क्या हो जाता है, आजाद होने लगता है। बुंदेलखंड से कौन, चंदेल जो डायनेस्टी वो भी अलग होने लगता है, आजाद होने लगता है। हरियाणा में तोमर वंश, और कौन, एक महान शासक के रूप में जो राजपूत में से एक महान शासक में से एक था कौन, चौहान वंश, वो भी इन्हीं के आपसी रंजिश के कारण से ही ये सारे जितने भी राजपूत डायनेस्टी थे वो क्या होने लगते हैं, यहां से आजाद होने लगते हैं।
अब हम लोग इसके जो अगले जो बाकी का रहा, अब जरा इसको भी देख लीजिए। हाँ, क्या होता है, प्रतिहार रहता है बीच में, जैसे ही कमजोर पड़ने लगता है ये तो आजाद होने लगते हैं तो उसकी ताकत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये तो सामर्थ्य थे उसके, ताकत थे, ताकत उनसे अलग होने लगता है तो पूर्व से पाल डायनेस्टी को खत्म कर देता है, राष्ट्र को दक्षिण से दबा देता है। कुछ फिर तुर्क का जो बाद में रहता है वो भी क्या करता है, इनको दबा देता है। इसीलिए राष्ट्र जो प्रतिहार डायनेस्टी यहीं पे खत्म। बाद में क्या होता है, इसी के कारण नहीं, कंक्वेस्ट ऑफ कन्नौज बाय मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी क्या करता है, 1008 ईस्वी में ये कन्नौज पर हमला करता है, इसमें से बहुत सारे धन और दौलत वापस करके लेके चले जाते हैं। इसके कई सारे क्वेश्चन बनते हैं कि प्रतिहार डायनेस्टी में कौन सा मुस्लिम कंक्वेस्टर था जो कि कन्नौज पे अटैक किया था, कौन था, मोहम्मद गजनवी। कब किया था, 1008 में। तो इनसे कई सारे एमसीक्यूज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कई सारे पीसीएस का जो मैंने क्वेश्चन पेपर देखा है उसमें भी है, तो आपको बहुत सारे एग्जाम्स में आपको हेल्पफुल मिलेगा। अब हम लोग इसमें जो जितने बाकी के राजपूत डायनेस्टी है इसके बाद फिर मैं अगला वीडियो लेकर के आऊंगा। थैंक यू वेरी मच।